अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आपका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल में। तो बेटा आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रू गेज क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं, इसकी वर्किंग, इसकी कंस्ट्रक्शन, सब को हम एक एक करके सब कंसेप्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज के टॉपिक से रिलेटेड मैं फिजिक्स की आपको एक डेफिनेशन दूंगा। बेटा फिजिक्स कहते हैं हम साइंस ऑफ मेजरमेंट्स, साइंस ऑफ मेजरमेंट्स। तो जब हमारे साइंटिस्ट्स किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं तो दूसरी बात जो उनके दिमाग में आती है वो आती है मेजरमेंट की। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्लियरली समझने के लिए हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के बारे में समझना ज़रूरी होता है। तो बेटा हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं। स्केल होते हैं या आप ग्रेजुएटेड स्केल कह सकते हैं, जो आप यूजुअली यूज़ करते हो किसी लाइन सेगमेंट की लेंथ मेजर करने के लिए, या आपने वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा होगा, उससे भी हम किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को मेजर करते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज कहते हैं। बेटा इससे भी हम किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखें कि इससे हम किसी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड वर्नियर कैलिपर से हम एक्सटर्नल डायमेंशंस को भी मेजर कर सकते हैं और इंटरनल डायमेंशंस को भी मेजर कर सकते हैं। एक और बात मेजरमेंट से रिलेटेड वो ये कि हर एक ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, हर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट हम किसको कहते हैं बेटा? लीस्ट काउंट कहते हैं कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है वो कम से कम जो मेजरमेंट ले सके उसको हम उसका लीस्ट काउंट कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि आप स्केल से क्या मेजर करते हैं। आप स्केल से मेजर करते हैं, वहाँ पर मेंशन होता है सेंटीमीटर्स होता है और मिलीमीटर्स भी स्केल पे मेंशन होता है। तो आप मिलीमीटर्स को भी मेजर कर सकते हो स्केल की हेल्प से, और आप सेंटीमीटर्स को भी स्केल से मेजर कर सकते हो। लेकिन अगर मिलीमीटर से कोई लेंथ छोटी होती है, हाफ मिलीमीटर होती है या उससे भी कम होती है, तो बेटा आप उसको स्केल से मेजर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो स्केल का लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मिलीमीटर। इसी तरह वर्नियर कैलिपर में हम सबसे कम जो मेजरमेंट ले सकते हैं वो होता है 0.1 मिलीमीटर। यानी हम वर्नियर कैलिपर से 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो स्क्रू गेज होता है इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 1 मिलीमीटर के सवे हिस्से तक का मेजरमेंट ले सकता है। आप यूँ कह सकते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। तो पहले हम स्क्रू गेज, जिसे हम माइक्रोमीटर भी कहते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। बेटा सिंपली इट इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इट इज़ ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसके मुतालिक वो ये बेटा कि ये एक्सटर्नल डायमेंशंस को मेजर कर सकता है। एक्सटर्नल डायमेंशंस। एक और बात, इसका जो लीस्ट काउंट होता है बेटा, इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 मिलीमीटर। ऑन द अदर हैंड अगर आप स्केल की बात करें तो उसका लीस्ट काउंट होता है बेटा 1 मिलीमीटर। और अगर आप वर्नियर कैलिपर की बात करें तो उसका बेटा लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। तो यहाँ पर इसमें एक खूबी है कि ये जो हमारा स्क्रू गेज होता है ये 1/100th पार्ट ऑफ डायमेंशन मेजर कर सकता है। यानी आप 1 मिलीमीटर के सवे हिस्से को भी इससे मेजर कर सकते हैं। तो ये एक खूबी है इसकी वर्नियर कैलिपर, सॉरी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो बेटा अब दूसरी बात कि इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं, स्क्रू गेज से हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं।
तो आप जान लीजिए कि इसे हम किसी कॉइन होती है आपके पास, उसकी थिकनेस को मेजर कर सकते हैं, किसी वायर की डायामीटर को मेजर कर सकते हैं, या उसके क्रॉस सेक्शन को भी मेजर कर सकते हैं कि वो कितनी चौड़ी होगी। तो और किसी पेपर की थिकनेस को भी हम इससे मेजर कर सकते हैं, और भी कई मेजरमेंट्स हम इससे ले सकते हैं। तो ये मैंने कुछ यहाँ पर आपको समझाने के लिए यहाँ मेंशन की। तो यूजेस के बारे में हम लिखेंगे बेटा, यूजेस इसके थिकनेस, इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ ए कॉइन या पेपर आप लिख सकते हैं। पेपर की थिकनेस भी आप इससे मेजर कर सकते हैं, और किसी कॉइन की थिकनेस भी आप इससे मेजर कर सकते हैं। और आप डायामीटर ऑफ ए वायर भी बेटा आप इससे मेजर कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हम देखेंगे कि ये जो स्क्रू गेज है ये किसी डायमेंशन को कैसे मेजर करता है। तो पहले कंस्ट्रक्शन पे आते हैं बेटा। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए यहाँ पर एक यू शेप्ड या आप सेमी सर्कुलर शेप्ड मेटेलिक फ्रेम देख रहे हैं। तो बेटा इसे हम फ्रेम कहते हैं। ये जो होता है ये मेटेलिक होता है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो स्क्रू गेज में जो पार्ट्स होते हैं, इन सब पार्ट्स को ये फ्रेम होल्ड करता है। तो यहाँ दो और पार्ट्स मैंने दिखाए हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं एनविल, और इस पार्ट को हम कहते हैं स्पिंडल। अब ये जो एनविल होता है बेटा, इसकी शेप होती है सिलिंड्रिकल, नैरो सिलिंड्रिकल शेप। तो और ये जो एनविल होता है बेटा, ये होता है फिक्स्ड स्टेशनरी, यानी ये मूव नहीं करता। तो मैं लिखाऊंगा अभी, एनविल जो होता है फिक्स्ड होता है, एक ही जगह फ्रेम से अटैच किया हुआ होता है, और ये मूव नहीं कर सकता है। बेटा ये जो स्पिंडल होता है एनविल की तरह होता है, लेकिन ये मूवेबल होता है। मूवेबल यानी इसकी मोशन आगे भी हो सकती है, इसकी मोशन पीछे भी हो सकती है। तो आपको ये फील करना होगा कि ये जो स्पिंडल होता है इट कैन मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो उसके पीछे जो मैकेनिज्म है उसमें हम नहीं जाएंगे, ये मूव कैसे करता है। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा स्क्रू गेज का कौन पार्ट मूव करता है और कौन पार्ट मूव नहीं करता है, और उससे रिलेटेड जो मूवमेंट होगी वो किस तरह की होगी, सर्कुलर होगी, लीनियर होगी। इन सारे सवालों का आपको इस लेक्चर में जवाब मिलेगा। तो यहाँ पर एक और पार्ट मैंने बेटा दिखाया, इसको हम लॉक कहते हैं, लॉक। तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी यूज़ के बारे में हम जब वर्किंग पे आएंगे तो आपको बताऊंगा मैं स्पिंडल को क्यों हम यूज़ करते हैं, और इस लॉक का जो इस्तेमाल होता है वो क्यों कर होता है। तो तीसरा पार्ट यहाँ पर एक लीनियर, जिसे जो आपको लीनियर लग रहा है बेटा, इसको हम स्लीव कहते हैं, इसको हम स्लीव कहते हैं। और ये जो स्लीव होता है ये भी स्टेशनरी होता है बेटा। ये जो स्लीव होता है ये भी एनविल की तरह स्टेशनरी होता है, यानी ये भी कोई मूवमेंट नहीं करता है। एक और पार्ट यहाँ पर थिम्बल, इसे हम बेटा थिम्बल कहते हैं। थिम्बल जो होता है, थिम्बल मूवेबल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर स्पिंडल को देखें तो स्पिंडल आगे पीछे मूव करता है, या तो पीछे जाता है या आगे जाता है। लेकिन जो थिम्बल होता है ये बेटा रोटेट करता है, इस तरह ये रोटेट करता है। या एंटी क्लॉकवाइज आप थिम्बल को रोटेट कर सकते हो, या क्लॉकवाइज को आप थिम्बल को रोटेट कर सकते हो। तो एंटी क्लॉकवाइज थिम्बल को रोटेट करेंगे तो ये पीछे जाएगा, क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो उस सूरत में ये आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्रू गेज का पूरा फील आने के लिए आपको समझना होगा, ये जो थिम्बल होगा जब ये मूव करेगा, चाहे हम इसको रोटेट क्लॉकवाइज करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज करें, तो इसकी जो मोशन होगी वो कैसे होगी। आप समझ लीजिए ये जो थिम्बल है हमारा, आप इसे पेन समझिए, पेन जिस तरह पेन होता है हमारा, उस पेन में रिफिल होता है। तो रिफिल स्लीव को आप समझिए, स्लीव हमारा रिफिल है, और ये जो थिम्बल है ये हमारा पेन है। तो अगर हम रिफिल को अगर हम एक हाथ में रिफिल को रखें और दूसरे हाथ में पेन को रखें, तो हम उस रिफिल को उस पेन में एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर हम इस पेन को आगे ले जाएं तो रिफिल ऑटोमेटिकली पेन में समाता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। उसी तरह ये जो थिम्बल है बेटा, जब ये रोटेट करता है
चाहे आगे जाए चाहे पीछे जाए। चलिए हम आगे ले जाते हैं इसको। तो आगे ले जाने के लिए हमें इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा ऐसे। तो ये ओवर द स्लीव आगे बढ़ जाता है, यानी ये जो स्लीव है रिफिल की तरह इस थिम्बल में समा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो यहाँ पर स्लीव पे मैंने ये छोटी छोटी लाइंस दिखाई हैं, इनके बारे में हम अभी समझेंगे। तो जब ये थिम्बल आगे बढ़ता जाएगा तो ये छोटी छोटी लाइंस जो है ये गायब होती जाएंगी, यानी ये थिम्बल में एडजस्ट होंगी। थिम्बल आगे बढ़ेगा तो ये जो स्लीव की लेंथ है ये कम होती जाएगी, क्योंकि थिम्बल की मोशन होती है ओवर द स्लीव, ओवर द स्लीव। बेटा आपको समझ आ रहा है? तो एक और पार्ट यहाँ पर है जिसे हम रैचेट कहते हैं। ये जो रैचेट होता है ये भी थिम्बल की तरह रोटेट करता है। इसे हम यूजुअली क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। लेकिन इस रोटेशन में एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब ये जो रैचेट रोटेट करता है तो बेटा जब इसकी रोटेशन कंप्लीट होती है तो ये आवाज़ निकालता है। इसकी आवाज़ आती तो उस आवाज़ से हमें पता चलता है कि हमें इसको आगे और ले जाना होगा या हमें इसको इसी पोजीशन में रखना होगा। एक ये आप याद रखें, जब हम रैचेट को रोटेट करते हैं तो हमें एक आवाज़ मिलती है जो इशारा होता है, जो इंडिकेशन होती है कि आपकी जो रोटेशन है आपकी कंप्लीट होगी, अब आपको इस थिम्बल को आगे नहीं ले जाना है। अगर आपने उससे आगे इसको लिया तो फिर ये जो डिवाइस है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको नुकसान पहुंचने का उस सूरत में खतरा होता है। तो बेटा अब हम एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। एनिमल जो होता है फिक्स्ड होता है, स्पिंडल जो होता है मूवेबल होता है, इसकी मोशन जो होती है या तो बैकवर्ड या फॉरवर्ड। स्लीव स्टेशनरी होता है और यहाँ पर एक लॉक होता है। ये लॉक क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये जो मेटेलिक फ्रेम होता है डी शेप्ड, बेटा इसको हम फ्रेम कहते हैं। और यहाँ पर एक थिम्बल होता है जो रोटेट करता है, चाहे हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, इसकी मोशन जो होती है वो रोटेशनल होती है। लेकिन रोटेशन करने के साथ साथ ये आगे भी जा सकता है पीछे भी जा सकता है। और यहाँ पर एक और पार्ट जिसे हम रैचेट कहते हैं, बेटा रैचेट भी रोटेट करता है। लेकिन एक और बात यहाँ मैं कहना आपको भूल गया, हम थिम्बल को रोटेट यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम थिम्बल को रोटेट कर सकते हैं। और रैचेट की मदद से भी जो रोटेट होगा वो थिम्बल ही रोटेट होगा। यहाँ पर भी आप यहाँ पर हाथ लगा के आप रोटेट कर सकते हो और रैचेट को भी हाथ में लेके आप इस थिम्बल को रोटेट कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग पे आएंगे कि ये वर्किंग कैसे करता है। चलिए बेटा अब इसकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। तो पहले एनविल जो होता है बेटा, एनविल स्टेशनरी होता है, एक ही जगह फिक्स्ड होता है। स्पिंडल जो बेटा होता है, स्पिंडल मूवेबल होता है। स्लीव स्टेशनरी होता है। और बेटा थिम्बल जो होता है ये भी मूवेबल होता है। और हमारा ये जो रैचेट होता है ये भी मूवेबल होता है। ओके, तो अब हम इसकी वर्किंग को समझते हैं। तो मैं आपको यकीन देता हूँ कि आपको ऐसा फील होगा जैसे आप प्रैक्टिकली स्क्रू गेज से किसी चीज़ की मेजरमेंट ले रहे हो। तो पहले हम इन लाइन्स के बारे में सीखते हैं बेटा। ये जो लाइन्स है, इस लाइन को हम, ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन है बेटा, इसको हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन, बेस लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पर लाइन आपको दिख रही है इसको हम बेस लाइन कहते हैं। और ऊपर जो लाइन्स हैं ये मिलीमीटर इंडिकेट करती हैं। लाइन्स अबव द बेस लाइन मिलीमीटर इंडिकेट करती हैं। और जो बेस लाइन से नीचे हमें ये छोटी छोटी लाइन्स नज़र आ रही है बेटा, ये 0.5 मिलीमीटर्स को इंडिकेट करती है। सो ऊपर वाली लाइन्स अबव
बेस लाइन आप याद रखेंगे 1 मिलीमीटर को ये इंडिकेट करती हैं और लाइन्स बिलो ये 0.5 मिलीमीटर को इंडिकेट करती है। तो इस लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। जो बेस लाइन के ऊपर आपको लाइन्स दिख रही हैं इनसे हम मिलीमीटर्स का मेजरमेंट ले सकते हैं, यानी कि कितनी लाइन्स हमारे पास आएंगी तो हम उतने मिलीमीटर्स रीडिंग में लिखते हैं और हम मेजरमेंट में नीचे वाली लाइनें भी इनटू कंसिडरेशन लेते हैं। तो उनको हम जब हम मेजरमेंट पे आएंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन नीचे वाली लाइन्स को हम 0.5 मिलीमीटर कंसिडर करेंगे। ओके, अब जब हमें किसी चीज़ की डायमेंशन लेनी होती है इस स्क्रू गेज से, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि वो डायमेंशन हम कैसे लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉइन है, तो आप देखिए मैं इसका प्रैक्टिकली मेजरमेंट तो नहीं लूँगा, लेकिन आपको दिखाऊंगा कि इसका मेजरमेंट अगर इसकी हमें थिकनेस मेजर करनी हो तो स्क्रू गेज से हम कैसे कर सकते हैं। पहले आपको क्या करना होगा, पहले बेटा आपको यहाँ पर इसको रखना होगा एनविल के पैरेलल में। इसकी जो एनविल की ये जो क्रॉस सेक्शन होता है इसका ये ओपनिंग जो होती है एंड यहाँ पर आपको कॉइन को रखना है, तो हाथ में रखना है। फिर आपको या तो थिम्बल को रोटेट करना है या रेचेट को रोटेट करना है। मैंने अभी बताया आपको, आप थिम्बल को भी रोटेट कर सकते हो, आप रेचेट को भी रोटेट कर सकते हो। तो आपको थिम्बल को रोटेट करना होगा क्लॉकवाइज, क्योंकि अगर आप थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो ये आगे जाएगा, लेकिन याद रखिए ये स्लेव के ऊपर से जाएगा, यानी स्लेव रिफल की तरह गायब होता जाएगा। तो अगर आप थिम्बल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो बेटा, तो उस सूरत में ये बैकवर्ड मोशन में आएगा, यानी जब ये फॉरवर्ड मोशन में आएगा तो स्पिंडल आगे आएगा, जब थिम्बल बैकवर्ड मोशन में आएगा तो स्पिंडल उस सूरत में, जब थिम्बल को हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो स्पिंडल उस सूरत में बेटा पीछे जाएगा। लेकिन हमें यहाँ इस कॉइन को फिक्स करना है एनविल और स्पिंडल के दरमियान, तो इसलिए हमें जो है थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा ताकि थिम्बल आगे आए और स्पिंडल भी आगे आए। तो अब आप ये देखें कि हम रेचेट अगर यूज़ करें तो फ़र्क क्या है थिम्बल और रेचेट में। थिम्बल से आपने देखा, अब यहाँ पर अगर हम रेचेट को रोटेट करते हैं तो इसकी रोटेशन और इसकी रोटेशन में क्या डिफरेंस होगा, ये समझने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। ओके, तो मान लीजिए मैंने थिम्बल को रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो आहिस्ता आहिस्ता स्पिंडल आगे बढ़ता गया और ये इस कॉइन के साथ चिपक गया, यानी हमारी कॉइन जो है ये फिक्स हो गई एनविल और स्पिंडल के दरमियान। अब मैं इस कॉइन को छोड़ सकता हूँ क्योंकि अब ये नीचे नहीं गिरेगी, क्योंकि ये एनविल और स्पिंडल में फिक्स हो चुकी है। तो अगर हम रेचेट का यूज़ करें तो उस सूरत में हमें फ़ायदा ये होगा कि जब ये 100% फिक्स होगी तो आपको यहाँ पर एक आवाज़ आएगी, जिस तरह अगर आप किसी मेटेलिक फ्रेम को पुश करते हो तो वहाँ से एक साउंड निकलता है, इसी तरह बेटा यहाँ से एक साउंड निकलेगा जिसका मतलब होगा कि आपने जो रोटेशन करनी थी वो आपने की है, अब आगे आप रोटेशन को कंटिन्यू मत रखिए। तो उस सूरत में हम रोटेशन जो है उसको स्टॉप करते हैं, क्योंकि हमें आवाज़ मिलती है कि अब जो आपकी कॉइन है ये फिक्स हो गई, अब आगे आपको रोटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़ायदा है रेचेट का, इससे हमें इंडिकेशन मिलती है कि रोटेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो बेटा अब हमने ये कॉइन यहाँ पर फिक्स की, अब हमें प्रैक्टिकली देखना होगा कि मेजरमेंट कैसे हम ले सकते हैं। इसके बाद जब हम कॉइन को फिक्स करें यहाँ पर, तो हमें ये जो लॉक होता है यहाँ पर इसको थोड़ा मोशन में लाना होता है, ऐसे इसको आपको थोड़ा मूव करना होता है। तो जब लॉक बंद होगा तो फिर स्पिंडल की मोशन भी स्टॉप होगी, यानी स्पिंडल आगे पीछे नहीं कर सकता है। आपको ऐसे थोड़ा इसको हिलाना पड़ेगा लॉक को, तो आप समझ लीजिए कि अब स्पिंडल आगे पीछे नहीं कर सकता।
ओके, ये तो रही लॉग की इंपॉर्टेंस। अब यहाँ पर आते हैं स्लीव। स्लीव जिसे हम मैन स्केल कहते हैं, ये जो स्लीव होता है बेटा इसको हम मैन स्केल कहते हैं, और ये जो स्केल यहाँ मैंने दिखाई है इसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं। यानी आप ऐसा भी कह सकते हो हमारा जो स्क्रू गेज होता है इसमें 2 स्केल्स होते हैं। मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पर, बेटा हमारा जो स्क्रू गेज होता है इसमें 2 स्केल्स होती है, 2 स्केल्स। एक होती है बेटा मैन स्केल, मैन स्केल, कभी कभी इसको स्लीव स्केल भी कहते हैं। दूसरी स्केल जो होती है बेटा उसको हम सर्कुलर स्केल कहते हैं, सर्कुलर स्केल। ओके, मैन स्केल जो होती है बेटा यहाँ पर मैंने कितनी लाइनें दिखाई, 1 2 3 4 5 6 6 लाइन को मैंने दिखाया। तो इसमें ये मिलीमीटर को इंडिकेट करते हैं। मैंने अभी बताया आपको ऊपर वाली लाइन्स मिलीमीटर को इंडिकेट करती है और जो लाइन्स बिलो द बेस लाइन होते हैं ये 0.5 मिलीमीटर को इंडिकेट करते हैं। तो इसमें 0 से लेके 25 मिलीमीटर तक मेजरमेंट हम ले सकते हैं। मैन स्केल पे क्या होता है 0 to 25 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे कितनी लाइन्स होते हैं, इस पे बेटा होती हैं 25 लाइन जो अबव द मैन अबव द दिस बेस लाइन होती है। तो यहाँ पर मैंने समझाने के लिए कुछ लाइन्स ली हुई है। और ये जो सर्कुलर स्केल होता है बेटा इस पे आइदर 50 डिविजन्स और 100 डिविजन्स हो सकते हैं। किसी इंस्ट्रूमेंट में 50 डिविजन्स होते हैं और किसी इंस्ट्रूमेंट में 100 डिविजन्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ छोटी छोटी लाइन्स जो है ये सर्कुलर स्केल पे मिलीमीटर्स को इंडिकेट करती हैं और हर 4 मिलीमीटर के बाद एक लंबी लाइन आएगी जो 5 को डिनोट करेगी। तो मैंने आपको बेहतर समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मिलीमीटर, फिर 10, फिर 15। इसके बाद जब इसको हम ऐसे देखेंगे 360 डिग्रीज को देखेंगे इसको थिम्बल को, तो 15 के बाद 20 होगा, 25 होगा। तो ऐसे करते करते हमारे पास जो होंगे कुल डिविजन्स या तो 100 हो सकती हैं या 50 हो सकती है। ओके, तो बेटा यहाँ पर कितने डिविजन्स होते हैं, यहाँ पर होते हैं 50 और 100 डिविजन्स। बेटा ये जो सर्कुलर स्केल होती है इसमें कितने डिविजन्स होते हैं, इसमें या तो 50 डिविजन्स होते हैं या 100 डिविजन्स होते हैं। और ये जो स्लीव स्केल मैन स्केल होते हैं इसमें 0 to 25 मिलीमीटर्स हो सकते हैं। ओके, तो अब हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं, पहले आपको देखना है कि जब ये थिम्बल आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि कॉइन को फिक्स करने के लिए आपको थिम्बल को रोटेट करना पड़ेगा, वो भी क्लॉकवाइज। तो थिम्बल आगे बढ़ता जाएगा, ये लाइंस गायब होती जाएंगी क्योंकि थिम्बल इसको कवर करके आगे बढ़ता जाएगा। तो सपोज आपके पास रहती है थिम्बल आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आ गया, तो आप यहाँ समझिए थिम्बल यहाँ पर आ गया, तो आपके पास रहती हैं 2 लाइन्स अबव द बेस लाइन। आपको देखनी है कितनी लाइन्स रहती हैं। अगर 2 लाइन्स रहती हैं तो हम लिखेंगे 2 मिलीमीटर। अभी ये हमारा मेजरमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, हम लिखेंगे 2 मिलीमीटर। फिर हम नीचे की लाइन्स देखते हैं, इन 2 ये जो ऊपर वाली लाइन्स हैं क्या इंडिकेट करते हैं, मिलीमीटर। इन 2 मिलीमीटर के दरमियान हमें देखनी है कि कोई लाइन नीचे तो नहीं आती। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है बेटा समझना मुश्किल होगा क्योंकि हम प्रैक्टिकली मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आप कोशिश कीजिए जब यहाँ पर ये आएगा तो मैं यहाँ आपको बेहतर समझाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा मैन स्केल, तो ये थिम्बल रोटेट करते करते आप सपोज कीजिए हमारे ये जो बेस लाइन है ये गायब हो गई और हमारा जो थिम्बल है ये इस पोजीशन पे आ गया। सपोज करें हम, क्योंकि सपोजिशन से ही कंसेप्ट बनता है।
सपोजिशन से ही बेटा कंसेप्ट बनता है। जब हम सपोज करते हैं तो कंसेप्ट बनता है। अगर हमें सपोजिशन करने का पावर नहीं होता है तो हम फिजिक्स को नहीं समझ सकते। अगर कोई कहे कि फिजिक्स हमें दिखाओ तो उसका जवाब यह है कि ऐसा बंदा फिजिक्स अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। फिजिक्स समझने के लिए इमेजिनेशन होना चाहिए, फिजिक्स समझने के लिए फील होना चाहिए, और मैथमेटिकली फिजिक्स समझने के लिए सपोजिशन का भी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो बेटा आप सपोज कीजिए ये जो थिम्बल है हमारा ये यहाँ पर आ गया, तो यहाँ हमारे पास दो लाइन्स रहती हैं। कितनी लाइन्स रहती है? दो लाइन, और एक हमें यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन एक नजर आ रही है। यहाँ भी लाइन्स है, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ लाइन्स है, नीचे वाली लाइन्स यहाँ भी है, लेकिन हमें आखिरी लाइन को नीचे कंसिडर करना होगा। ऊपर आप कितनी लाइन्स देख रहे हो बेटा? आप दो लाइन्स देख रहे हो। नीचे आप इन यहाँ और यहाँ इस पॉइंट थिम्बल के एंड और इस लाइन के दरमियान कितनी लाइन्स आपको नजर आ रही है? एक लाइन आपको नजर आ रही है। तो हम लिखेंगे 2, ये 0.5 इंडिकेट करती है, हम लिखेंगे 2.5 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर, 2.5 मिलीमीटर। इसे हम लिखेंगे मैन स्केल, मैन स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग। समझ आया बेटा? ओके, फिर हम इसका पिच, अब हमें पिच डिफाइन करना होगा कि स्क्रू गेज का जो पिच होता है वो क्या होता है। तो मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हमें पिच के बारे में पढ़ना होगा। बेटा जो पिच होता है इसको हम डिफाइन करते हैं। पिच, पिच होता है, आप देखिए पिच क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्क्रू गेज में पिच का। तो जब हम बेटा इस थिम्बल को रोटेट करते हैं, चलिए क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, तो ये आगे बढ़ता है। तो अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन लेते हैं, अगर हम इसको एक कंप्लीट 360 डिग्री पर रोटेट करते हैं, पहले यहाँ पर 5 था तो हम रोटेट करते करते यहाँ पर फिर से 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 आगे जाएगा, रोटेशन की वजह से 5 आगे जाएगा। फिर यहाँ 5 के बाद 0 हमें नज़र आएगा, तो 10 आगे जाएगा, 15 आगे जाएगा। तो रोटेट करते करते जब 5 फिर से इसी पोजीशन पे आएगा, या आप यूँ कहिए कि यहाँ पर बेस लाइन के पैरेलल जो है हमारा, बेस लाइन के डायरेक्शन में हमारा यहाँ पर 10 है। तो अब हम इसको रोटेट कर रहे हैं, तो जब 10 इसी पोजीशन में फिर से आएगा उसको हम एक कंप्लीट रोटेशन कहेंगे। तो बेटा एक कंप्लीट रोटेशन करने के बाद ये थिम्बल कुछ आगे जाएगा, ये तो सर्टेन है, क्योंकि थिम्बल की मोशन फॉरवर्ड है, इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो ये कुछ आगे जाएगा। अब ये कितना आगे जाएगा? रोटेट करने से थिम्बल कितना आगे जाएगा? 1 मिलीमीटर आगे जाएगा, 2 मिलीमीटर आगे जाएगा, 0.5 मिलीमीटर आगे जाएगा। तो बेटा उस डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं पिच। सो पिच इज सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस थिम्बल ऑन दिस स्लीव या ऑन मेन स्केल when it is rotated through 360 degrees, or you can say when it completes one rotation। तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, आगे जाके कितनी डिस्प्लेसमेंट, कितना आगे जाएगा थिम्बल, उस डिस्टेंस, उस डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम पिच कहते हैं। तो पिच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ थिम्बल on one complete rotation। बेटा आप इसको याद रखें और इसको समझने की कोशिश भी करें। जब हम थिम्बल को रोटेट कर रहे हैं, थिम्बल आगे जाएगा, हमने सीखा थिम्बल आगे जाएगा। अब ये आगे जाके कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, लेकिन रोटेशन जो होनी चाहिए एक कंप्लीट रोटेशन होनी चाहिए, तो उस सूरत में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी उसको हम पिच कहेंगे। तो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। आपने देखा कि किसी इंस्ट्रूमेंट में 50 डिविजन्स होते हैं सर्कुलर स्केल के, 5 से लेके 50 तक।
या किसी यहाँ पर दिखाने के लिए 5 है, वरना 0 से लेके 50 तक, और किसी इंस्ट्रूमेंट में 100 डिविजन्स होते हैं। तो अगर हम पिच को डिवाइड करें नंबर ऑफ डिवीजन से, तो बेटा उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं, यानी सबसे छोटा मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट लेगा जिसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं, तो वो लीस्ट काउंट मैथमेटिकली होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन। ये बात आप याद रखिए बेटा, जो लीस्ट काउंट होता है LC, इट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इस स्क्रू गेज में, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स इसी फार्मूला से सॉल्व होते हैं। और एक बात, नीट 2020 में पिच के मुतालिक एक क्वेश्चन आया था जिसमें हमें लीस्ट काउंट दिया गया था और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल भी दिया गया था, तो हमें जो था पिच निकालना था उस क्वेश्चन में। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो हमारा लीस्ट काउंट होता है, इट इज इक्वल टू पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। तो हमने अभी मेजरमेंट शुरू किया था कॉइन का, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास स्लीव स्केल जो है, मेन स्केल जो है, इस पे हमारे पास ऊपर 2 लाइन्स रहती थी, तो हमने उसको 2 मिलीमीटर कंसिडर किया, और नीचे यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हमें नज़र आ रही है, तो वो 0.5 मिलीमीटर को इंडिकेट कर रहे हैं। तो मेन स्केल मेजरमेंट जो है या मेन स्केल रीडिंग जो है दैट इज 2.5 मिलीमीटर। अब हमें बेटा सर्कुलर स्केल रीडिंग लेनी होगी। तो सर्कुलर स्केल के लिए आपको देखना होगा कि जब आप इसको रोटेट कर रहे हो, अब यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, वो तो पिच डिफाइन करने के लिए। यहाँ पर हमें कॉइन को फिक्स करने के लिए जितना रोटेट करना पड़ेगा हम उतना करेंगे, चाहे 1 रोटेशन, चाहे 2, चाहे 3। हमें जो है स्पिंडल को आगे ले जाना है, तब तक ले जाना है जब तक हमारी कॉइन यहाँ पर स्टेबल हो, यानी हम अपनी कॉइन को अपने हाथ से अलग करें। तो बेटा जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये जो नंबर्स है ये चेंज होते जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे देखिए यहाँ पर इस मार्कर पे लिखा हुआ है, इस मार्कर पे यहाँ 5 लिखा हुआ है, या 10 लिखा हुआ है, या 15 लिखा हुआ है। तो कॉमन सेंस से जब मैं रोटेट करता जाऊंगा बेटा तो ये नंबर चेंज होते जाएंगे। यहाँ ऐसा ही कंसेप्ट आप समझ लो, फील कर लो कि जब थिम्बल रोटेट होगा इस मार्कर की तरह ये जो नंबर्स हैं ये चेंज होते जाएंगे। फाइनली जो नंबर इस बेस लाइन के डायरेक्शन में बेटा आएगा वो होगी हमारी सर्कुलर रीडिंग में। जो फाइनली जो नंबर इस बेस लाइन की डायरेक्शन में आएगा, जैसे यहाँ पर हमने 10 दिखाया है, तो वो कोई भी नंबर हो सकता है, तो बेटा उस नंबर को हम सर्कुलर स्केल रीडिंग कंसिडर करते हैं। तो बेटा अब हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली कहना बेहतर होगा एक मेजरमेंट करेंगे। तो चलिए बेटा, आप सपोज कीजिए ये जो हमारी मेन स्केल रीडिंग है, मेन स्केल रीडिंग इट इज इक्वल टू 2 मिलीमीटर। ओके, ये एग्जाम्पल आप छोड़ दीजिए, हमने एक दूसरे एग्जाम्पल ली। मेन स्केल रीडिंग इज 2 मिलीमीटर एंड बेटा जो पिच है, पिच जो इसका है ये दिया नहीं, पिच की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिच की हमें बेटा यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जो सर्कुलर रीडिंग होगी वो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। सर्कुलर रीडिंग जो होगी बेटा वो हम लेंगे 10 मिलीमीटर, और जो बेटा लीस्ट काउंट हमें गिवन है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। तो बेटा यहाँ पर ये एग्जांपल है, हमने मेजरमेंट लिया मेन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर, सर्कुलर रीडिंग या सर्कुलर स्केल पे जो रीडिंग हमें मिली दैट इज 10 मिलीमीटर। यहाँ पर हमने इत्तेफाकन 10 ही दिखाया है, तो दैट इज 10 मिलीमीटर। और जो लीस्ट काउंट है
वो है 0.01 मिलीमीटर। अब हमें इस मेजरमेंट को देखना है कि फाइनल मेजरमेंट जो होगा हमारा वो क्या होगा। तो बेटा ये जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट जो होता है वो होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बेटा आप इस फार्मूला को याद रखिए, यही दो फार्मूला आपको सिक्रिव गेज में आपके काम आएंगे। एक तो आएगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, इट इज इक्वल टू, यहाँ हम लिखना भूल गए, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स किसके बराबर होता है, ये होता है लीस्ट काउंट के बराबर। और मेजरमेंट जो हम फाइनली लेंगे दैट विल बी इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मेजरमेंट जो होगा बेटा हमारा वो होगा मैन स्केल रीडिंग दैट इज 2 मिलीमीटर प्लस सर्कुलर रीडिंग दैट इज 10 इनटू लीस्ट काउंट वो दिया गया है 0.01। तो बेटा दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 10 into 0.01 is 0.1 and finally we will get 2.1 millimeter। तो बेटा ये होगा मेजरमेंट, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में जो हमने पैरामीटर्स लिए उसका मेजरमेंट ये होगा। अगर मैन स्केल रीडिंग 2 मिलीमीटर होगी, सर्कुलर रीडिंग होगी 10 मिलीमीटर, लीस्ट काउंट इस इंस्ट्रूमेंट का होगा 0.01 मिलीमीटर, तो हम यूज़ करेंगे फार्मूला जो फाइनल मेजरमेंट होता है वो होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। सो द आंसर इज 2.1 मिलीमीटर। फाइनली हम सिक्रिव गेज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा अब एक एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल जो है बेटा, द स्क्रू ऑफ ए स्क्रू गेज मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 4 रोटेशंस। फाइंड द पिच इफ द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। एक बार फिर पढ़ रहा हूं मैं। द स्क्रू, बेटा स्क्रू जो यहाँ पर लिखा है, स्क्रू का मतलब यहाँ पर है थिम्बल। तो आप याद रखिए स्क्रू कभी कभी थिम्बल को कहते हैं, स्क्रू और थिम्बल। तो द स्क्रू ऑफ अ स्क्रू गेज मूव्स, ये कितना मूव कर रहा है बेटा, इट इज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर। ये जो थिम्बल है ये 2 मिलीमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। व्हेन इट इज रोटेटेड थ्रू 4 रोटेशंस, जब हम इसको रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर इसने 4 रोटेशंस को कंसिडर किया है। यानी जब हम थिम्बल को, स्क्रू को 4 रोटेशंस से रोटेट कर रहे हैं तो ये कितना, जिसे हम पिच कहते हैं बेटा, लेकिन वहाँ पर एक रोटेशन होती है, यहाँ पर 4 रोटेशंस हैं, आप समझ लीजिए। तो ये कितना मूव करता है, ये 2 मिलीमीटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, हमें क्या है, फाइंड द पिच, हमें पिच को निकालना है। और इसके बाद दूसरा पार्ट है, इफ द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, अगर हमारे पास जो सर्कुलर स्केल होती है उसमें यहाँ 100 डिविजन्स दिए गए हैं, तो इस सूरत में हमें लीस्ट काउंट को फाइंड करना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान होने के साथ साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, क्योंकि अगर आप कंपेयर करें जो पिछले साल सिक्रिव गेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं वो कंपैरेटिवली इजी आए हैं, तो उनके नस्बत मुझे लगता है इसमें थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। बेटा व्हेन नंबर ऑफ रोटेशंस इज 4, डिस्टेंस मूव्ड इज 2 मिलीमीटर। सो 4 बेटा आप आराम से देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 4 रोटेशंस से हमें क्या मिलता है, हमें 2 मिलीमीटर्स मिलते हैं। When there are 4 rotations, distance moved by the thimble is 2 millimeter। अगर एक रोटेशन होगी तो डिस्टेंस मूव्ड विल बी 2 डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1/2, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर। बेटा क्लियर हुआ? अगर
4 रोटेशन से हमें कितनी डिस्टेंस मिल रहे हैं 2 मिलीमीटर, लेकिन हमें 4 रोटेशन नहीं चाहिए, हमें एक रोटेशन चाहिए जिससे हमें पिच के बारे में जिससे हमें पिच पता चले कि इस इंस्ट्रूमेंट का पिच कितना है। तो 4 रोटेशंस गिव अस 2 मिलीमीटर, 1 रोटेशन क्या देगी हमें 2 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 0.5 मिलीमीटर। तो बेटा ये तो हो गया पिच, देयरफॉर पिच जो है PITCH पिच जो है दैट इज 0.5 मिलीमीटर। ये तो पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब हमारे पास सर्कुलर स्केल में 100 डिविजन्स है और हमें इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखना है। तो मैंने आपको बताया लीस्ट काउंट होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। सो बेटा लीस्ट काउंट विल बी पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। पिच आपको अभी मिला है 0.5 डिवाइडेड बाय देयर आर 100 डिविजन्स, so divided by 100 that will be equal to 0.005 मिलीमीटर। ये इस इंस्ट्रूमेंट का बेटा लीस्ट काउंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।